नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो लेटेस्ट 35 वीडियो की सीरीज वॉच कर रहे थे, आज हम 35 में से क्लास नंबर 27 को देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 26 क्लास प्रोवाइड करा दिया है और आप लोगों ने देखा भी होगा। साथ ही जो भी बच्चे इस सीरीज की कंटेंट खरीदे हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप वीडियो देखने के बाद पीडीएफ से रिवीजन करके तैयार हो गए होंगे, क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, एसएससी के विभिन्न एग्जाम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। एक लाइन लिखा है यहाँ पे, एमटीएस से लेकर सीजीएल मेंस तक हर चीज पे हमारा क्लास भारी है। कहीं लाओ लिख के दे देता हूं, अगर आपने हमारी टॉपर्स चॉइस वाली एक ई बुक लेटेस्ट रिलीज हुआ है, टॉपर चॉइस पढ़ लिए और ये वाली 35 सीरीज पढ़ लिए और एक मैं छोटा सा टॉपिक वाइज कंपाइल देता हूं, इतना तीनों कर लिए और रोजाना एक मॉक टेस्ट लगा लिए, ज्यादा नहीं 40 दिन 30 दिन भी। ठीक है मेरे भाई, तो आपको एग्जाम पास होने से कोई विधाता भी नहीं रोक सकता, क्योंकि विधाता को मेहनत पसंद है, दिखावा नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो बाद बाकी आप लोगों पे है, आप लोग लेके पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं नहीं देखते, हम तो बस रास्ता दिखाएंगे, काम तो आपको ही करना होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, इस मोबाइल नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू एक छोटी सी सहयोग राशि अदा करनी है और कंटेंट को बाय करके अपने जीवन को सफल बनाना है ना। ये वाली जो सीरीज है, ये दोनों लैंग्वेज में इसकी कंटेंट अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। आपको जिस भाषा में सहूलियत होती है लेके पढ़ सकते हैं। नो ड्रामेबाजी, सिर्फ प्योर कंटेंट और सिर्फ प्योर वही कंटेंट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से है ना इंपोर्टेंट हो, इधर उधर वाला नहीं। ठीक है, सफलता को दिखावा मंजूर नहीं होता है, काम की चीज पढ़नी होती है तभी आप सफल होते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर का पता लगाइए। पहला जो स्टेटमेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे अपन शॉर्ट फॉर्म में नीति आयोग कहेंगे, भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और नवाचार और ज्ञान को बढ़ावा देता है ना। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, हाल में ही नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जो पहला है ना, ये पहला एडिशन है ना वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक का। जैसे पहला एमपीआई इंडेक्स आया था तो 3 साल तक एग्जाम में धूम मचाया था, अब ये पहला एफएचआई इंडेक्स आया है नीति आयोग का। अच्छे से डाटा कलेक्ट कर लेना, आगे बताऊंगा। ठीक है, तो 2025 में जो ये जारी किया गया है, जिसमें कुल 28 राज्यों को शामिल किया गया था, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? भैया देखिए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि नीति आयोग जो है ये नया संस्था है, जिसे 2015 पर योजना आयोग के जगह पे है ना प्रतिस्थापित किया गया था, या फिर योजना आयोग को रिप्लेस करके इसे स्थापित किया गया था। दोनों बात सेम ही होती है। नीति का फुल फॉर्म भी याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। एग्जामिनर यहां पे आपको आईएनजी हटा देता है, ट्रांसफॉर्म इंडिया लिखता है, जो सरासर गलत होती है और आपको वहां पे पहचानना होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ये थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जो सरकार और राज्यों को है ना परामर्श देता है, नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ाता है, ज्ञान देता है, सलाह देता है ना। तो पहला स्टेटमेंट सही है ना। और दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है ना, कि भाई इसमें जो है 28 राज्यों को शामिल नहीं किया गया था। ये मैं क्वेश्चन खुद से ही लिखता हूं, तो आप सभी को पता है, ये चकमा देने के लिए मैंने 28 लिखा है, इसलिए क्योंकि इंडिया में 28 राज्य है, तो मैं सोचा कि आप सही मान लो, लेकिन इसमें 18 राज्य को ही शामिल किया गया था। तो ये अगर 18 होता तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता। इट मींस पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है मेरे भाई। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है, जिसे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया था। ये मैंने अभी बताया आपको। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत में सतत विकास है ना के लिए रणनीति और दीर्घकालिक नीतियों का निर्माण करना। अच्छा, कोई अगर आपसे पूछे भाई योजना आयोग और नीति आयोग में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो भाई योजना आयोग जो है ना एक दायरे में रह के सोचता था, नीति आयोग दायरे से आगे का सोचता है। योजना आयोग एक शॉर्ट पीरियड के लिए चीजों को योजना बनाने का काम करता था, जनरली 5 वर्षों के लिए। ये एक दीर्घ पीरियड के लिए चीजों को सोचता है। ठीक है मेरे भाई, और ये एक विस्तृत है। योजना आयोग की तुलना में अगर इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें ज्यादा सदस्य और बहुत ज्यादा जो विशेषज्ञ लोग हैं उनको हायर किया जाता है ये संस्था में। ठीक है मेरे भाई। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है ना। तो ये सब जो है आपके योजना आयोग के विशेषता प्रॉपर्टीज में है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के जो वर्तमान पीएम होते हैं वही पदेन अध्यक्ष होते हैं। एक क्वेश्चन छोटा सा मन में आया तो पूछ लो, अब तक नीति आयोग ने कितने प्राइम मिनिस्टर को अध्यक्ष के रूप में कुर्सी दिया है? तो आपका आंसर होगा एकमात्र नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि 2015 के बाद आज तक कोई दूसरा पीएम बने ही नहीं, तो दूसरा अध्यक्ष कहां होगा कोई नीति आयोग के अंदर, है ना। यहां पे नोट करके एक चीज लिखा है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष तथा सीईओ की जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे राष्ट्रपति ऑप्शन में दिया जाएगा,
आपको गलती नहीं करना है। नीति आयोग के जो सीईओ उपाध्यक्ष होते हैं जो वर्तमान में सुमन कुमार बेरी साहब है, और जो सीईओ होते हैं जो बीवीआर सुब्रमण्यम साहब है ना, तो ये जो है इनकी नियुक्ति जो है कौन करते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है, ध्यान रखना। इसके अलावा नीति आयोग संचालन परिषद में कौन कौन सदस्य होते हैं, यानी नीति आयोग के जो काउंसिल होते हैं, जो संचालन परिषद होते हैं, उनके अंदर कौन कौन लोग जो है रहते हैं या फिर सदस्य होते हैं उनके, ठीक है। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, इंडिया में जितने भी स्टेट है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है इनके संचालन परिषद में सदस्य होंगे, और जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या उपराज्यपाल होते हैं वो भी इनके सदस्य माने जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये दोनों ध्यान रख लेना। इनके अलावा नीति आयोग ने जनवरी 2025 में अपना पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक फिस्कल हेल्थ इंडेक्स FHI 2025 जारी किया, जिसका उद्देश्य भारतीय राज्यों के वित्तीय प्रबंधन का आकलन करना है। अब देखिए ये मैनेजमेंट का जो है आकलन करना, अनुमान लगाना, ये जो है FHI का मुख्य कार्य है। आजकल की जो आपके एग्जाम वेंडर है एक एक वर्ड से आपको वाकिफ कराना चाहता है, वो चाहता है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कम से कम उतनी जितनी आप 2 लाइन लिख सको किसी भी चीज पे। पहले टीसीएस बाबा क्या करता था, आपको किसी भी तरीके से आंसर तक पहुंचना है। आज का जो एग्जाम वेंडर है इस वो आपसे थोड़ा ज्यादा अपेक्षा करता है चीजों को, ठीक है। तो अच्छे से एक एक बात को ध्यान से समझ के जाए। सिर्फ ये जानने से नहीं होगा कि तमाशा महाराष्ट्र का नाच है, ये जानने से होगा कि तमाशा में कौन सा परिधान पहना जाता है, महिला भाग लेता है कि पुरुष भाग लेता है, कौन से जाति के लोग भाग लेते हैं, कौन से मौके पे किए जाते हैं, ये सब आपको जानना होगा, तभी झंडा गरेगी, नहीं तो झंडा हवा से उड़ जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो ये वित्तीय प्रबंधन का आकलन करने के लिए नीति आयोग पहली बार 2025 में FHI इंडेक्स जारी किया है, जिसमें ओडिशा को पहला स्थान मिला है। कौन से स्टेट को पहला स्थान मिला है, VVI कर लेना इस बात को, ओडिशा को पहला स्थान मिला है, इसके बाद है छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पे है गोवा। यहां पे मैं 3 राज्यों को बताया हूं, ये 3 काफी है। इसके अलावा इसमें टोटल 18 राज्यों को शामिल किया गया था। इस FHI इंडेक्स के लिए कितने राज्यों को शामिल किया गया था, यानी ये जो डाटा तैयार हुआ ये कितने राज्यों के आधार पे हुआ है, तो आप कहेंगे ये 18 राज्यों के आधार पे हुआ है। यह रिपोर्ट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे अपन कैग कहते हैं ना, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो है ना, जिसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट साहब आर्टिकल 148 के अनुसार करते हैं, इसके डाटा के अनुसार तैयार किया गया है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर तैयार किया गया है, जैसे 2025 में ये आया है, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आज ये रिपोर्ट आया है तो कल तक का सब बात इसमें शामिल मिलेगा, जी नहीं, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो है वित्तीय वर्ष 2022-23 के डाटा जो किससे प्राप्त किया, कैग से, और जारी कौन किया FHI इंडेक्स, नीति आयोग। कितने राज्यों को शामिल किया, 18 राज्यों को। पहला स्थान कौन किसका मिला है, उड़ीसा को, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा गोवा को। यहीं पे याद कर लेना है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भाई नीति आयोग जो ये FHI इंडेक्स जारी करता है इसमें कितने उप संकेतकों को शामिल किया जाता है ना, कितने उप संकेतकों को शामिल किया जाता है, उप सूचकांकों को, माफ कीजिए, क्योंकि अगर मैं यहां पे उप शब्द काट दूं तो ये तो खुद एक सूचकांक है। FHI मतलब फिस्कल हेल्थ और इंडेक्स है ना, तो यहां पे उप सूचकांक इसलिए लिखा गया है कि ये 5 पैमाना को मापता है FHI, ठीक है। तो आप बताना कि भाई ये 5 पैमाने पे आधारित रिपोर्ट होती है। ये आपके सामने जो है नीति आयोग का ओरिजिनल वेबसाइट से लिया गया FHI इंडेक्स का जो है फोटो है, जिसमें 1 से लेके 18वां स्थान पे राज्यों को रखा गया है। यहां पे आप वित्तीय वर्ष का समावेशन देख सकते हैं, 2022-2023 के अनुसार ये रिपोर्ट जारी करी गई है, जहां पे आप यहां पे देखेंगे कि भाई 5 पैमाना है। ये देखिए 5 पैमाना कहा है, 1 2 3 4 5 पैमाना है ना। ये तो उनका स्कोर है जो राज्यों को मिला है, और ये रैंक मिला है ना। पहला स्थान पे उड़ीसा और 18वें स्थान पे पंजाब रहा है। तो यहां से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई नीति आयोग FHI इंडेक्स 2025 के अनुसार अंतिम स्थान पे कौन रहा, तो कहना पंजाब, और पहले स्थान पे कौन रहा, तो कहना उड़ीसा। और पहला दूसरा तीसरा तो मैंने पहले ही बता दिया था, 3 तक तो कम से कम याद ही रखना। कितने संकेतकों पे आधारित है, तो 5। कौन से वित्तीय वर्ष की डाटा के अनुसार तैयार किया गया है, तो 2022-23। इसमें और कौन मदद करते हैं, तो भारत के CAG मदद करते हैं, और जारी करने वाला संस्था कौन है, तो भाई नीति
आयोग है। ये कौन सा एडिशन था? तो फर्स्ट एडिशन था। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। चलते हैं आगे। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है टॉपर्स चॉइस, जिसकी मैंने शुरुआत में बात करी थी। इस सीरीज के साथ टॉपर्स चॉइस पढ़ने की सलाह देता हूं। पहले मैं पैरासीटामोल पढ़ने की सलाह देता था और मैंने कहा भी था कि भाई 1.5-2 साल आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम वेंडर चेंज हो जाती है और टीसीएस की पैटर्न ही बदल जाती है, तो इसमें मेरी कोई दोष नहीं है। नहीं तो अपने आप में मैंने बहुत अच्छा लिख के दिया था आपको, कोई चीज की जरूरत नहीं होती। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि अब संकीर्ण नॉलेज से आपको काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा जो है वायरली सोचना पड़ेगा। तो टॉपर्स चॉइस और ये पढ़िए मेरे तरफ से और एग्जाम दे के आइए, मॉक टेस्ट लगाते हुए आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये रेलवे वाले बच्चों के लिए रेलवे की हमारी 2 उत्पाद है, एक परीक्षा दर्पण जिसमें जनरल साइंस को अच्छे से कवर किया गया है जो ग्रुप डी इत्यादि में काम आएगी, और ये एनटीपीसी स्पेशल है। आप अगर दोनों पढ़ लेते हैं तो रेलवे में भी बल्ले बल्ले। चलिए, पहला एक बात यहां पे पूछना है आप लोगों से, नीति आयोग के प्रथम महिला सीईओ कौन थी और वर्तमान सीईओ कौन है? वर्तमान सीईओ तो शायद मैं इसी लेक्चर में अभी बता दिया हूं। आप लोग बताना नीति आयोग के प्रथम महिला सीईओ कौन थी। मैं आपको हिंट के लिए बता दूं, आज तक एक ही महिला सीईओ बनी है, एकमात्र, है ना? तो आप लोग बताना नाम लिख के, ठीक है? हमारे जो व्हाट्सएप पे पीडीएफ बाय का जो मैं नंबर बताया था शुरुआत में, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप लिंक के माध्यम से भी जा सकते हैं। पहला अगला जो पॉइंट है, नीति आयोग द्वारा एमपीआई इंडेक्स, एमपीआई का फुल फॉर्म मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है। नीति आयोग यह भी जारी करते हैं और पहली बार इन्होंने 2021 में जारी किए थे, दूसरी बार इन्होंने 2023 में यानी दूसरा संस्करण जारी किए थे और तीसरे संस्करण अभी रिलीज नहीं हुआ है। ठीक है भाई, यह 3 आयाम जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से संबंधित 12 संकेतकों को शामिल करके एमपीआई इंडेक्स जारी करता है। अब मैं एमपीआई इंडेक्स 2021 और 23 को इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसी सीरीज में मैंने 2 बार बता चुका हूं, इनका एक एक डाटा दे चुका हूं, जैसे आज एफएचआई का दिया है। ठीक है, इसीलिए इसको स्किप करते हुए सीधे आगे बढ़ता हूं कि भाई एमपीआई इंडेक्स सिर्फ याद दिलाने के लिए कि पहली बार नीति आयोग 2021 में जारी किया था, दूसरी बार 23 में और तीसरा संस्करण अभी लॉन्च नहीं हुआ है। यह जो रिपोर्ट होता है एमपीआई वाला नीति आयोग का, यह 3 आयाम जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को शामिल किया जाता है, उनसे संबंधित 12 पॉइंट के आधार पर तैयार किया जाता है। देखिए, एक और एमपीआई इंडेक्स होता है जो विश्व लेवल पे होता है यानी ग्लोबली होता है, इसका नाम ही है वैश्विक एमपीआई इंडेक्स, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो यूएनओ की संस्था है यूएनडीपी, और उनको मदद करता है कौन? ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये दोनों संस्था के द्वारा मिली जुली रूप से वैश्विक एमपीआई इंडेक्स जारी किया जाता है। तो भाई घरेलू एमपीआई इंडेक्स हमारा नीति आयोग जारी करता है और वैश्विक एमपीआई इंडेक्स यूएनडीपी और ओपीएचआई के द्वारा जारी किया जाता है। 2025 के लिए जो वैश्विक एमपीआई इंडेक्स है उसमें रैंक क्या है भारत का? एक क्वेश्चन मैं यहां से आप लोगों के लिए और पूछूंगा क्योंकि ये भी रैंकिंग सिस्टम जो है मैंने आपको पढ़ा दिया है इंडेक्स वाला, जो भी इंपॉर्टेंट है, नवाचार सूचकांक हो, जलवायु परिवर्तन सूचकांक हो, जोखिम सूचकांक हो, हैप्पीनेस हो, भुखमरी हो, सब पढ़ा दिया हो इसी सीरीज के अंदर। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए जो नीति आयोग अभी जारी कर रहा था एमपीआई इंडेक्स, उनमें भी 3 आयाम था और इनमें भी 3 आयाम है। वैश्विक एमपीआई इंडेक्स में भी तीनों आयाम सेम ही होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन। लेकिन जहां पर नीति आयोग 12 पॉइंट के आधार पर रिपोर्ट तैयार करती है एमपीआई इंडेक्स, वहीं वैश्विक एमपीआई इंडेक्स मात्र 10 पॉइंट के आधार पर तय किया जाता है। तो ये छोटे छोटे गुड बात याद रखना, जब कथन के रूप में आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर करेगा, एकदम दे के मारना हथौड़ी क्वेश्चन पे और क्वेश्चन फूट जाए और आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। अगला पॉइंट है हमारा भारत नवाचार सूचकांक। यह नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है ना? जब भी कोई भी रिपोर्ट एक से अधिक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटे छोटे एग्जाम से लेकर पीसीएस लेवल तक वो देखना चाहता है कि आपको नॉलेज है कि नहीं। बड़का जो इंस्टीट्यूट यहां पर नीति आयोग होगा, इसको तो आप आराम से याद रख लीजिए भाई, नीति आयोग जो है एक लाइन में याद कर लेंगे, एफएचआई जारी करता है, एमपीआई जारी करता है, नवाचार सूचकांक जारी करता है ना, गरीबी का अनुमान लगाता है। लेकिन इनके जो आपके एडिशनल है, जो उसमें जो है कोएक्टिंग का रोल निभा रहा है, सहायक का काम कर रहा है, ये प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान, इनको भी याद रखना और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको जब भी कोई पूछे कि भाई भारत नवाचार सूचकांक जारी करने में नीति आयोग को और कौन सा संस्था मदद करता है, तो आप कहना प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान। ठीक है भाई,
इसके अलावा नोट करके यहां पे लिखा है वैश्विक नवाचार सूचकांक। अभी मैंने इंडियन नवाचार सूचकांक जो नीति आयोग वाला था ये बताया, इससे जस्ट ऊपर, और इसमें मैंने बताया कि भाई इसके जो है सहायक के रूप में प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान भी कार्य करता है। अब वैश्विक स्तर पर भी नवाचार सूचकांक होता है, इनको जारी कौन करता है? तो ये वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे यूपो कहेंगे अपन शॉर्ट में, WIPO, इनके द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2025 के लिए जो भारत की रैंक है आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक में, ये टोटल 139 देशों में भारत को 38वां स्थान मिला है। तो यहां पे सेटिस्फैक्ट्री है भाई, 139 देशों में अगर 38वां स्थान पे हैं हम और अच्छे चीज में है तो ठीक है भाई। इनके अलावा भारत में गरीबी का अनुमान कौन लगाता है गुरु? तो भारत में गरीबी के अनुमान जो है नीति आयोग के टास्क फोर्स जो है का गठन किया जाता है और इन्हीं के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन ये जो गरीबी के अनुमान है इनको जो है मतलब किसके डाटा के अनुसार जो है ये तैयार करते हैं? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के जो डाटा होते हैं ना, उनके अनुसार यह गरीबी का अनुमान नीति आयोग के टास्क फोर्स के द्वारा लगाया जाता है। आई होप आप समझ गए। देखिए जैसे मैंने अभी बताया कि भाई FHI इंडेक्स इन्होंने पहली बार जारी किया, तो डाटा कौन दिए थे? तो डाटा वहां पे कैग दिए थे नीति आयोग को। तो उसी प्रकार से जो गरीबी का अनुमान लगाता है नीति आयोग, उनमें डाटा देने का काम राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का पता लगाइए। मैं टोटल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही पढ़ाता हूं ताकि आपकी समझ ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सके। एक भी क्वेश्चन सिर्फ आंसर वाला नहीं बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई। तो यह कथन पहला है, भारत के दक्षिणी पश्चिमी पठारी बेल्ट लौह धातु के लिए प्रसिद्ध है। भारत का जो दक्षिणी पश्चिमी पठारी बेल्ट है क्या लौह धातु के लिए प्रसिद्ध है? ये वाला जो बेल्ट है ना, ये वाला जो बेल्ट है इसमें क्या लौह धातु प्रसिद्ध है ना? चलिए देखते हैं। भारत के सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार दक्षिणी पश्चिमी पठारी बेल्ट क्षेत्र कर्नाटक राज्य में पाई जाती है ना? ये दोनों के दोनों कथन अपने आप में सही हो जाएगा। ये दोनों के दोनों कथन अपने आप में सही हो जाएगा। यहां पे आपके गोवा में, यहां पे आपके कर्नाटक में, यहां पे आपके केरला में और यहां पे तमिलनाडु के सलेम में भी आपको जो है लोहा का बड़े बड़े खान देखने को मिलेगा। यानी जो दक्षिणी पश्चिमी बेल्ट है भारत का, है ना, ज्योग्राफिकल अगर आप भारत की नक्शा देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम साइड में जो बेल्ट है, जो पट्टी है, वहां पे आपको लौह अयस्क का भंडार ज्यादा पाया जाता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाएगा। आइए अब इस लौह अयस्क को बढ़िया से तराशते हैं। आइए, सबसे पहले जो भारत में मिनरल्स वगैरह का देखरेख कर रहा है उनका नाम है भारतीय खान ब्यूरो, है ना, भारतीय खान ब्यूरो, है ना। इनकी स्थापना 1948 में हुआ था। कब हुआ था? इसकी स्थापना जो है 1948 में हुआ था, है ना। और इसका हेड क्वार्टर कहां पे है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में है। ये ध्यान रखना, इसके हेड क्वार्टर जो है महाराष्ट्र के नागपुर में है। नागपुर को महाराष्ट्र का सेकेंडरी राजधानी भी कहा जाता है ना। संतरा इत्यादि के लिए फेमस है नागपुर, तो ये भी ध्यान रख लेना। इनके अलावा वर्तमान समय में भारत में शीर्ष लोहा उत्पादक राज्यों की बात करें, अवरोही क्रम, यहां पे डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे, यानी सबसे ज्यादा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर सबसे कम, है ना। तो भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी सबसे ज्यादा यहां पे ओडिशा प्रोड्यूस करता है वर्तमान में लोहा को। दूसरे स्थान पे आपका छत्तीसगढ़ राज्य है, तीसरे स्थान पे आपका कर्नाटक है और चौथे स्थान पे आपका झारखंड है। ये जो है लोहा का उत्पादन करने वाले राज्यों का अवरोही क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। यहां पे नोट करके एक चीज मैंने लिखा हूं कि भाई उत्पादन करना और रहना दो अलग अलग चीज है। मान लीजिए आपके घर में 4 कुंटल चावल है लेकिन आपने 10 किलो का भात बनाया है, और मेरे घर में 1 कुंटल चावल है और मैंने 50 किलो का भात बनाया है और मैं एक ढाबा खोल रखा हूं, तो भात का ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है? मैं, भंडारण कम होते हुए भी। इसको समझना है आपको कि लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडारण वाला जो राज्य है वो सबसे ज्यादा कर्नाटक में है, जो स्टॉक में पड़ा हुआ है। हालांकि उत्पादन उड़ीसा से कम है लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा स्टॉक कहां पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा का स्थान आता है, लेकिन प्रोड्यूस में यानी उत्पादन में सबसे ज्यादा उड़ीसा का स्थान आता है पहले स्थान पे। ठीक जो है रूल कोयला पर भी अप्लाई होता है। कोयला का सबसे अधिक उत्पादन वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ करता है, लेकिन कोयला का सबसे अधिक भंडारण वर्तमान में झारखंड में है। ठीक है मेरे भाई, दोनों बात ध्यान रख लेना। इनके अलावा भारत का लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में जो है चौथा रैंक है। कौन सा रैंक है? लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा रैंक है, चौथा स्थान पे है हम लोग। दुनिया में जितने भी लोहा उत्पादन करने वाले देश हैं उनमें हमारा चौथा क्रम है। पहला स्थान पे है चाइना, ये जो है लोहा कोयला सब में पहला स्थान पे है, ये है चाइना। दूसरा स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया, तीसरे स्थान पे है ब्राजील और चौथे स्थान पे है भारत।
भारत जो है एरिया के अकॉर्डिंग दुनिया में है ना 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। इससे 6 बड़े बड़े कंट्री जो है ये है अमेरिका, कनाडा, चीन, है ना, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है मेरे भाई, रूस भी है, ये सब ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि भाई भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा आयरन ओर का प्रोड्यूसर है, उसी प्रकार से यहां पे जो एल्युमिनियम ओर है ना, या फिर डायरेक्ट एल्युमिनियम कह सकते हैं, इसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत चाइना के बाद। पहले स्थान पे जनरली सब चीज में लगभग चाइना ही होता है या फिर अमेरिका रहेगा। इनके अलावा भारत में लौह अयस्क भंडार, भारत में लौह अयस्क भंडार धारवाड़ शैल तंत्र से जुड़ा हुआ है। अगर डायरेक्ट चट्टान के रूप में लिख दे कि भाई लौह अयस्क जो है किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं, मैंने आपको जो है ऑप्शन दे दिया आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, यही 2 ऑप्शन दे दिया। तो आपको इन दोनों में से किसको सेलेक्ट करना चाहिए? आग्नेय चट्टान को, है ना। आग्नेय चट्टान में आपका जो है आयरन ओर पाया जाता है, आयरन ओर आग्नेय चट्टान में पाया जाता है, ठीक है। आपने डेक्कन ट्रैप का नाम सुना होगा, डेक्कन ट्रैप, जिनके आसपास जो है काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। तो जब यही आग्नेय चट्टान जो है टूट फूट जाते हैं तो काली मिट्टी का निर्माण होता है क्षरण से, है ना। तो और डेक्कन ट्रैप का तो पता ही है आपको, यहां से 8 राज्यों में फैले होने के कारण ये सब क्षेत्र भी है, इसीलिए यहां पे लोहा का जो है आपका ज्यादा भंडारण देखने को मिलता है। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में लौह अयस्क भंडार कौन शैल तंत्र से जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे धारवाड़ शैल तंत्र से जुड़ा हुआ है, जो कर्नाटक से ये नाम लिया गया है, ठीक है। इसका नाम कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र से लिया गया है। धारवाड़ शैल तंत्र में लौह अयस्क के अलावा सोना भी मिल जाता है, जैसे आपका कोलार, कोलार गोल्डफील्ड का नाम सुने हैं ना, जो जिसपे केजीएफ फिल्म भी बना है ना, कोलार। चांदी भी मिल जाता है, सीसा भी मिल जाता है, मैग्नीज भी मिल जाता है, ये सब भी मिलता है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र कर्नाटक पठार, है ना, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र जो है कर्नाटक पठार, तमिलनाडु का उच्च भूमि क्षेत्र, पश्चिमी कर्नाटक, गोवा, ये सब में जो है आपका क्या मिलेगा? लौह अयस्क पाया जाता है। जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र जो बेल्ट अभी मैंने बताया था ना इंडिया का, है ना, वहां पे कर्नाटक के पठार, कई सारे पठार है कर्नाटक में। तमिलनाडु का उच्च भूमि क्षेत्र जैसे सलेम वगैरह एरिया में, पश्चिमी कर्नाटक, गोवा इत्यादि में आपको क्या मिलेगा? लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है। अगर बात करें हम गोवा में कौन कौन से जो है खदान पाए जाते हैं गोवा के अंदर, तो गोवा के अंदर जो है आपके मुख्य रूप से बिचोलिम, क्या पाया जाता है? बिचोलिम, संगुम, है ना, ये जो है आयरन ओर जहां पाया जाता है ना, जहां पे लोहा अवेलेबल है उन जगह का नाम है। क्वेपेम, ये सब गोवा के अंदर है, आयरन ओर क्षेत्र है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे गोवा में। इसके अलावा देखिए जो गोवा में ये जो खदान का मैं नाम बताया, वहां पे मुख्य रूप से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। ये जनरली हाई किस्म का लोहा है। ये कैसा लोहा है? हाई किस्म का लोहा है। सबसे घटिया लोहा में आप सीडेराइट को रख सकते हैं, जैसे सबसे घटिया कोयला में हम लोग पिट को रखे थे, है ना, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पिट, ये 4 प्रकार के कोयला होता था। तो पिट सबसे घटिया कोयला है। इसी प्रकार से हम लोग लोहा के अंदर सीडेराइट को सबसे नीचे वाला लोहा रखेंगे, है ना, जबकि हेमाटाइट और मैग्नेटाइट को उच्च लोहा के श्रेणी में रखेंगे, यानी बढ़िया लोहा। इनके अलावा वर्तमान में भारत में सबसे ज्यादा जो आयरन ओर का निर्यात होता है, यानी बाहर देश को हम भेजते हैं, वो कौन से पोर्ट से भेजा जाता है? तो मार्मुगाओ पोर्ट से भेजा जाता है, जो गोवा के अंदर जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। इसे VVI कर लेंगे, हजारों दफा आपके एग्जामिनर पूछे हैं, क्योंकि बच्चा को क्या लगता है कि भाई ये नदी पे थोड़ी होगा, है ना, लेकिन ये नदी के मुहाने पे है और गोवा के अंदर स्थित है। इसका नाम है जुआरी नदी। कभी कभी पूछ भी देता है कि ये जुआरी नदी कहां पे है। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल दूं तो आप कहोगे हाँ यार पूछता तो है। जैसे जुआरी नदी पूछ देता है कहां है, जैसे बनास नदी पूछ देता है कहां है, जैसे बराकर नदी पूछ देता है कहां है, जैसे महावेली गंगा नदी पूछ देता है कहां है, जैसे इरावदी नदी पूछ देते हैं कहां है ना। ये सब क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये अपने आप में खास है। अब महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी, इरावदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी, है ना। इसके अलावा ये बनास राजस्थान, जहां पे मरुभूमि वाला एरिया है, वहां पर भी एक विस्तृत नदी बनास है, जो आपके अरावली रेंज से ही निकलती है। अरावली रेंज से हमने पिछले क्लास में बताया था कौन कौन से नदी निकलता है, याद रखना, क्योंकि अरावली रेंज अभी जो है हॉट माहौल क्रिएट किया हुआ है।
ठीक है, वहां से साबरमती नदी भी और लूनी नदी भी निकलती है। कर्नाटक में लौह अयस्क उत्पादन के क्षेत्र में कद्रमुख, चिकमंगलूर जिला, देखिए जो खान होते हैं मिनरल्स के, उनके कभी कभी डिस्ट ही पूछ दिया जाता है कि ये फलाना खान जो है फलाने स्टेट का किस जिले में है। ठीक है भाई, स्टेट का नाम भी दे देगा और डिस्ट पूछ देगा, तो आपको जो है डिस्ट के हिसाब से याद रखना है ना। तो ये कद्रमुख जिला चिकमंगलूर जिला में है। बाबा बुदन की पहाड़ी, ये भी लौह अयस्क के लिए फेमस है, ये भी चिकमंगलूर जिला में है। संदूर पहाड़ी ये बेलारी जिला में है, और ये तीनों के तीनों आपके कहां पे है, कर्नाटक में आयरन ओर क्षेत्र है, एरिया है। अन्य प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में डल्ली राजहरा, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है ये राजहरा की पहाड़ी कहां पे है, तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़। ये दुर्ग जिला और बैलाडीला, दंतेवाड़ा जिला, बैलाडीला कहां पे है ये भी पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ में। झारखंड में आएंगे पंसीरा बुरु, नोवा मुंडी, गुआ, चिरैया, ये चिरैया बहुत ओल्ड आयरन जो है आयरन का जगह है जो झारखंड में है। उड़ीसा में आएंगे तो मयूरभंज जिले के गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ी, तमिलनाडु का सलेम, ये सभी के सभी जगह पे आपको क्या मिलेगा, आयरन ओर मिलेगा, लोहा मिलेगा। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा मैंने अभी बताया था कि ओडिशा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ये चीज फिर से दोबारा बताने की जरूरत नहीं है ना। इसके अलावा जो है भारत में पहली बार पेट्रोलियम कहां मिला था, ये भी क्वेश्चन कभी पुराना नहीं होगा, तो आप कहना डिगबोई, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। 1901 में डिगबोई असम के अंदर जो है सबसे पहले पेट्रोलियम का जो है स्टार्टिंग हुआ था। इसके अलावा दक्षिण भारत के प्रमुख कोयला लिग्नाइट खदान नवेली तमिलनाडु में है। अब देखिए इतना कोयला खदान है, झरिया है, ये है वो है ना, फिर भी लिग्नाइट ये नवेली को क्यों पूछा जाता है, तो यहां से एक विरोधाभास उत्पन्न होती है ना। जैसे कि मैंने कहा कि भारत का दक्षिणी पश्चिमी बेल्ट जो है ये ज्यादातर आयरन ओर के लिए फेमस है, ठीक है, लेकिन भारत की यही दक्षिणी बेल्ट है ना, ये पूरा दक्षिण में हो जाएगा तमिलनाडु। दक्षिणी पश्चिमी कहने का मतलब ये वाला एरिया भाई, है ना, कि भाई दक्षिण पश्चिम दिशा में, आज तमिलनाडु को आप यहां पे रखेंगे तो ये दक्षिण में होगा। तो भारत के इस दक्षिण बेल्ट तमिलनाडु के अंदर एक कोयला का खान भी है जिसका नाम है नवेली, और इसमें किस प्रकार का कोयला मिलता है, तो लिग्नाइट कोयला मिलता है। ध्यान रखना, लिग्नाइट कोयला मिलता है। ये अपवाद है इस बेल्ट का, एक बेल्ट एकमात्र सक्रिय कोयला खदान है जो विस्तृत लेवल पे कोयला को प्रोड्यूस करता है, और ये दक्षिणी भारत में स्थित है तमिलनाडु के अंदर। इसीलिए यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई लौह बेल्ट का प्रमुख क्षेत्र होने के बाद भी कोयला भी यहाँ पे ऑपरेशनल है ना। इसके अलावा गेवरा और कुसमांडा कोयला खदान, ये कोयला खदान का नाम है गेवरा और कुसमुंडा, है ना, ये कोयला खदान छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में है। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रख लेना। इसके अलावा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इस सब का सूत्र आपसे जब पूछेगा, जब आपको मैच करने के लिए देगा, ठीक है, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क का सबसे प्रमुख है, और मैंने अभी अभी बताया इसको अगर आप 1 नंबर मानते हैं तो इसको आपको 2 नंबर मानना होगा, यानी ये जो है बढ़िया लोहा का किस्म होता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। लौह अयस्क में मुख्य रूप से मैग्नेटाइट Fe3O4 और हेमेटाइट Fe2O4, सीडेराइट FeCO3, देखिए इसमें कार्बन की मात्रा है ना, और इसे मैंने कहा था कि भाई सीडेराइट जो है ये घटिया किस्म का लोहा माना जाता है। ठीक है मेरे भाई, है ना, तो ये ध्यान रखना, इसके सूत्र भी याद रखना। हेमेटाइट मैग्नेटाइट का लोहा और इस्पात उद्योग भारत में 1870 कुल्टी पश्चिम बंगाल में अपना संयंत्र पहली बार स्थापित किया था। ठीक है, इसके अलावा जमशेदपुर झारखंड में टिस्को की स्थापना 1907 में टाटा साहब के द्वारा किया गया था, और यहां से एक क्रांति का रूप ले लिया था लोहा उद्योग। भारत में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम प्रगलन केंद्र उड़ीसा राज्य में स्थित है, इनको भी आपको ध्यान रखना है ना, जैसे नालको वगैरह। इनके अलावा जम्मू कश्मीर में विभिन्न नृत्य के संदर्भ पे कथन को पढ़िए और सही उत्तर का पता लगाइए। जम्मू कश्मीर में जो नृत्य होता है, लोक नृत्य वगैरह, उनके जो है रिलेशन में आपको चीजों को पढ़ना है और जवाब देना है। 1 सेकेंड। हाँ, तो पहला स्टेटमेंट जो है कि रौफ जम्मू कश्मीर में महिलाओं के द्वारा की जाने वाली नृत्य है जो विशेषकर बसंत ऋतु में की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि दुमहल जम्मू और कश्मीर में होती है, मतलब नृत्य महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। देखिए पहला स्टेटमेंट जो है ये तो राइट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो दुमहल नृत्य है ना गुरु, ये सिर्फ पुरुष के द्वारा किया जाता है, इसमें जो है ऑफिशियली महिला भाग नहीं लेते हैं। अब भाई करने को तो कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन जो प्रमाणित है, जो परंपरा में है, वो सिर्फ पुरुष के द्वारा ही किया जाता है दुमहल, इसीलिए स्टेटमेंट सेकेंड रॉन्ग है।
ठीक है। अब यहाँ पे रौफ, अब जब भाई पुरुष पुरुष में शादी हो सकता है तो करने को होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एक मान्यता प्राप्त है वो नहीं है वहां पे, ठीक है। रौफ जम्मू कश्मीर में महिलाओं की द्वारा की जाने वाली प्रमुख नृत्य है। इसमें नर्तक दो पंक्तियों में आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे के गले में बाहें डालकर हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये सब अगर नहीं जानोगे ना तो रौफ जम्मू कश्मीर जान के कुछ नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। पूछा जाता है कि ये नृत्य कैसे किया जाता है, ये नृत्य गोल चक्कर में होती है कि पैरेलल होती है, इस नृत्य में किस जानवर की नकल की जाती है, इस नृत्य में शरीर का कौन सा अंग पकड़ा जाता है, ये सब बात ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें पैरों की जटिल चालें होती हैं जिसे चक्री कहा जाता है और लयबद्ध गीत शामिल होते हैं, परंतु इसमें वाद्य यंत्र का इस्तेमाल नहीं होता है। देखिए कितने सारे प्रॉपर्टीज है एक सिंपल रौफ नृत्य के बारे में, ठीक है। इस नृत्य में जो महिलाएं परिधान पहनती है उनको फेरान कहा जाता है। ये जो फेरान है ना, एक लंबी चौड़ी गौन होता है। जरूरी नहीं है कि नृत्य के रूप में ही आपसे पूछे, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भाई जम्मू कश्मीर के संदर्भ में फेरान क्या है, तो आप कहेंगे ये पहनने का एक लंबा पोशाक होता है जो माथा से लेकर टांग तक जो है ढके हुए होते हैं, गौन के जैसा होता है। इनके अलावा दुम्हल, दुम्हल जम्मू और कश्मीर में सिर्फ पुरुष के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में एक लंबी है ना कोन के आकार का टोपी का इस्तेमाल किया जाता है और इस नृत्य में वाद्य यंत्र के रूप में ढोल का इस्तेमाल किया जाता है। दुम्हल नृत्य का कोई फिक्स महीना फिक्स समय नहीं होता है ना। हिकत नृत्य, हिकत नृत्य जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध और पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे अक्सर दो लोग मिलकर करते हैं। हिकत नृत्य जो है कितने लोगों के समूह करते हैं, दो लोगों का समूह करता है। इसमें हाथ पकड़कर एक दूसरे की कलाई के सहारे नृत्य किया जाता है। यह नृत्य सभी प्रकार के जो भी खुशी का मौका होता है जैसे शादी इत्यादि उस मौके पे किया जाता है। जम्मू कश्मीर में एक नृत्य का नाम है बच्चा नगमा। यह कश्मीर का पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें क्या होता है बच्चा नगमा नृत्य में कि भाई जो युवा होते हैं, जो किशोर बच्चे होते हैं यानी लड़का वाला बच्चा, ठीक है, वो लड़की के भेष में डांस करता है। इसे बच्चा नगमा डांस कहा गया है। एक हफीजा नगमा डांस भी होता है जम्मू कश्मीर के अंदर। हफीज जो है नृत्य करने वाली महिला को कहा जाता है इस पार्टिकुलर नृत्य के अंदर जो जम्मू कश्मीर में होती है ना। यह महिला अक्सर सूफी संगीत के ऊपर नृत्य करती है। इसमें प्रेम प्रसंग इत्यादि को जो है दर्शाया जाता है और वाद्य यंत्र के रूप में तो वैसे तो बहुत सारे इस्तेमाल किया जाता है लेकिन संतूर सबसे पॉपुलर है। तो ये कुछ एक नृत्य हमने जम्मू कश्मीर से रखा है और एडिशनल जानकारी प्रोवाइड कराया है ना। हो सकता है कि आप ये नृत्य का नाम जानते हो लेकिन एडिशनल जानकारी कौन देगा, टुडे एग्जाम और ये मैं दूंगा, ठीक है। कश्मीर में नव वर्ष का त्योहार नवरेह के नाम से मनाया जाता है जिसमें देवी सारिका की पूजा की जाती है। देवी सारिका की पूजा की जाती है जो दुर्गा का ही एक अवतार के रूप में है और ये कश्मीर में नवरेह होता है। जैसे इंडिया के अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो है आपका नव वर्ष का नाम त्योहार का नाम है। जैसे आपका विशु हो गया, पोतांदु हो गया, है ना, ये नव वर्ष है भाई, है ना। इसके अलावा वहां पे क्या है बैसाखी हो गया पंजाब हरियाणा में, ETC। इसके अलावा निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़ें और सही उत्तर का पता लगाइए। पहला जो स्टेटमेंट है कि भारत में सहकारी आंदोलन की जांच करने के लिए 1915 की समिति का नेतृत्व लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने किया था। अब मुझे यह बताइए कि 1915 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड था क्या, है ना, था क्या, और था भी तो इसका था क्या, तो यहां पे हम बाद में बात करेंगे। 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड द्वारा हंटर समिति का गठन किया गया था, है ना, ये सही है। कथन नंबर 2 सही है, पहला जो है गलत है ना, पहला जो है गलत है, ये चैम्सफोर्ड नहीं होगा, ये जो है चैम्सफोर्ड नहीं होगा। यहाँ पे वो चैम्सफोर्ड नहीं था इस समिति के जो है मुख्य आदमी, ठीक है। लेकिन जो जालियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार होती है उनको जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन जो है किसके, चैम्सफोर्ड के काल में किया गया था, ये बात सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला रॉन्ग है। देखिए ये जो वायसराय है, ये जो आपका क्या बोलते हैं इनको, गवर्नर जनरल वगैरह है, इनको फोटो के साथ एक एक प्रॉपर्टीज की भाई कौन कौन से मुख्य काम किया टॉपिक वाइज सेक्शन में मेंशन मिलेगा, तो वहां से कर लेना, ये इंपोर्टेंट रहता है ऑलवेज, ठीक है। इसीलिए मैं इनसे क्वेश्चन को समावेश नहीं करता हूं। ये जो क्वेश्चन है इसलिए समावेश कर लिया क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा, ठीक है मेरे भाई। ये जो है मुझे लगता है कि ये जो है आएगी आपके एग्जाम में। इससे पहले जितने भी समिति है सब हमने पढ़ा ही रखा है, ठीक है।
भारत में सहकारी आंदोलन की जांच करने के लिए 1915 की समिति का नेतृत्व एडवर्ड मैगलन के द्वारा किया गया था। इसे ध्यान रखेंगे, एडवर्ड मैगलन के द्वारा किया गया था, जो 1915 में समिति का गठन किया गया था, है ना। इसके अलावा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक नरसंहार हुआ, जो इंडिया के इतिहास में काला दिन है, जिसमें मुख्य आरोपी कौन थे? जनरल ओ डायर, है ना। यही जनरल ओ डायर को लंदन में जाके उधम सिंह ने टपकाया था। 1919 में जालियांवाला बाग की घटना के जांच के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने, है ना भैया, ये जो है हंटर समिति का गठन करवाया था। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है ना। साइमन कमीशन का नेतृत्व, है ना, कौन किए थे? जॉन साइमन, जिसमें 7 अंग्रेज सदस्य हुआ करता था। देखिए प्रारूप समिति में भी 7 सदस्य हुआ करता था, है ना। किसको पकड़ के? अध्यक्ष को पकड़ के। अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो ये बाद की चीज है। और जो साइमन कमीशन थे वो भी 7 सदस्यीय एक अंग्रेज का टोली था, जिसे गोरों का कमीशन भी कहा गया था, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। इसी का लाला लाजपत राय जो है विरोध कर रहे थे, जिसमें लाठीचार्ज का शिकार हो गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो भी डेटा प्रेषित किया गया उनका जो है एक मुआयना करना था और भारतीय संवैधानिक सुधार पर विचार करना था। अगर आपसे पूछे कि भाई साइमन कमीशन क्यों आया था, तो जो 1919 में एक यार्डस्टिक जो है तय किया गया था कि भाई आने वाले समय में ये किया जाना है, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कहा गया था, है ना। तो उसी को टटोलने के लिए और भारत के भावी संवैधानिक सुधार पर विचार विमर्श करने के लिए साइमन कमीशन को गठन किया गया था, ऐसा कहा जाता है। अब किसके मन में क्या है ये तो आप सभी जानते हैं भाई, अंग्रेज कभी भी अपने फायदे के लिए काम करते थे। इस कमीशन का गठन लॉर्ड इरविन के समय 1927 में ब्रिटेन में किया गया था। भारत चलते चलते दूर है तो 1928 में आया था, है ना। और इन्होंने अपना रिपोर्ट 1930 में सौंपा था। तो ये साइमन कमीशन के बारे में इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। इनके अलावा भारत में शिक्षा से संबंधित ब्रिटिश कालीन आयोग जैसे हंटर आयोग, रेले आयोग, हॉर्टोंग आयोग, सैडलर आयोग, सार्जेंट प्लान, ये सभी के सभी शिक्षा से संबंधित है, मतलब किसी न किसी रूप में शिक्षा पे जो है अपनी रिपोर्ट दिया था। यहाँ पे नोट करके एक चीज लिखा है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वुड के डिस्पैच को कहा जाता है या वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है, जो 1854 में जो है रिलीज हुआ था, जिन्होंने महिला शिक्षा और देसी शिक्षा और अंग्रेजी दोनों शिक्षा को मिली जुली फॉर्मेट का जो है सुझाव दिया था। यहीं से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाने लगा इस पत्र को, ठीक है। इनके अलावा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक मैकेले की रपट को कहा जाता है। मैकेले की रपट को जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। अगर आर्मी बैच पूछे तो लॉर्ड मैकेले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। इन्हें ध्यान रखेंगे। पहला विधि आयोग 1834 से 1833 माफ कीजिए 1834 में 1833 के चार्टर अधिनियम के परिणाम स्वरूप टीवी मैकेले की अध्यक्षता में गठित किया गया था। अभी आपको एक सेकेंड के लिए लगा रहा होगा कि भाई ये सर कैसे है, यहाँ पे लॉर्ड मैकेले पढ़ा रहा है, वायसराय गवर्नर पढ़ा रहा है और सीधे विधि आयोग के पास क्यों पहुंच गया? तो भाई इसलिए पहुंच गया क्योंकि यहां पर भी मैकेले का नाम आता है। और आपको पता है एक जैसे क्वेश्चन, एक जैसे फॉर्मेट की चीज को मैं एक ही जगह लपेट देता हूं ताकि सदा के लिए प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। एक बार घुस गए एग्जामिनर अगर आ गया तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग, अब देखिए आफ्टर आजादी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विधि आयोग से। तो स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में गठित किया गया था और इनके पहले अध्यक्ष कौन रहे थे, जो भारत के पहले महान्यवादी भी है ना, कौन थे भैया? MC सीतलवार। इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा बटलर आयोग, जिसे भारतीय राज्य समिति कमेटी भी कहा जाता है, इसका गठन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर हरकोट बटलर की अध्यक्षता में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश भारत और देसी रियासत के बीच संबंधों की जांच करना और उनमें सुधार के लिए सिफारिश देना था कि किस प्रकार से मैं तुम्हें ज्यादा लूट पाऊं, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण में 4000 से अधिक व्याकरणिक नियम वर्णित है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ऋग्वेद में यमुना नदी का वर्णन गंगा नदी के तुलना में अधिक बार किया गया है, वहीं सबसे अधिक बार सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। अपने आप में जो है ना ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही लग रहा है, ठीक है भाई। पाणिनि द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखा गया था, जिसमें 8 अध्याय होते हैं, अगर आपसे पूछे कि भाई पाणिनि के व्याकरण का किताब कौन सा, तो अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी से नाम से स्पष्ट है कि भाई इसमें जो है
8 अध्याय था। ठीक है, तो इस 8 अध्याय वाले किताब में जो व्याकरण से संबंधित नियम दिए गए हैं, रूल्स दिए गए हैं, वो मोर देन 4000 है। ठीक है मेरे भाई, तो ये पहला स्टेटमेंट आपका सही हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भाई ऋग्वेद में यमुना नदी जो गंगा की सहायक नदी है और सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो गंगोत्री हिमालय से निकलती है ना, और इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी जो गंगोत्री हिमालय से निकल करके, है ना, बांग्लादेश में जाकर के बंगाल की खाड़ी में समाती है, इंडिया के 5 स्टेट को पार करने के बाद। तो भाई ये जो है गंगा नदी की तुलना मतलब नाम जो आया है ऋग्वेद में मात्र 1 बार आया है। यमुना नदी का नाम जो है ऋग्वेद में 3 बार आया है, और सिंधु नदी का नाम जो है सबसे अधिक बार आया है। तो अपने आप में ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अष्टाध्यायी या 8 अध्याय विद्वान पाणिनि द्वारा रचित 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में लिखा गया था। यह एक भाषाई लेख है जिसने मानक निर्धारित किया कि संस्कृत कैसी लिखी और बोली जानी है। इसमें 400 से अधिक व्याकरणिक नियम जो है वर्णित है। ठीक है, इसके अलावा वेद कितने होते हैं, यहाँ पे वेद सेकंड स्टेटमेंट में वेद था, तो वेद को भी जो है बताऊंगा। तो वेद है भैया 4। ऋग्वेद ये सबसे ओल्डेस्ट वेद है जिसमें देवताओं की स्थिति में रचे गए मंत्र, भजन और सूक्त है। ठीक है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त है जिन्हें 10 पाठ या 10 मंडलों में संगठित किया गया है, और श्लोक की संख्या जो है या मंत्र की संख्या जो है 10,627 है। ठीक है भाई, इसके अलावा यजुर्वेद यह कर्मकांड, यज्ञ और अनुष्ठान से आधारित वेद है। यह गद्य और पद्य दोनों भाषा में लिखा गया है, यानी एक जो है कह सकते हैं एक तरीके से कहानी और कविता दोनों के रूप में लिखा गया है। सामवेद इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है ना, यह संगीत वाला वेद है, और ये ऋग्वेद का ही रूपांतरण है ऐसा आप मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है अधिकांश मंत्र का कॉपी हूबहू ऋग्वेद से किया गया है। अगर बात करें सामवेद में, तो सामवेद में मात्र जो है 75 मंत्र ही इनका खुद का है, बाद बाकी सभी ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, अब है अथर्ववेद। ये अथर्ववेद जो है ये अथर्ववेद जो है ये सबसे लेटेस्ट वेद है, इन चारों में सबसे बाद में लिखा गया है ना। इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि, दवाई वगैरह, जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित मंत्र जो बुरी आत्माओं से बचाव इत्यादि के लिए प्रयोग होते हैं, यानी तंत्र मंत्र में आ जाता है। तो ये सब आपके अथर्ववेद के अंदर लिखा गया है। तो आई होप आप समझे चारों वेद क्या है, पहला दूसरा क्या है, चारों वेद की अपनी अपनी क्वालिटी क्या है। अब चारों वेद के एक एक उपवेद है, चारों वेद के एक एक सपोर्टर है, उपवेद है, तो इनको भी ध्यान रखना है। ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद। क्या नाम है भाई? ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है? आयुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद का नाम क्या है? धनुर्वेद। सामवेद यानी संगीत से जुड़ा हुआ है, तो यहां पे आप गंधर्व से याद रख सकते हैं, गंधर्व वेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद। ठीक है, तो ये चारों वेद का अपना अपना एक उपवेद है। यहां पे नोट करके मैं लिखा हूं, है ना, ये पास्ट में रेलवे में क्वेश्चन भी ये आया था बहुत दिन पहले, है ना, कि भाई वेदत्रयी वेद में जो है कौन कौन वेद शामिल होते हैं। तो जो शुरुआत के 3 वेद है, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को मिलाकर के इकट्ठे वेदत्रयी कहा जाता है, मतलब 3 वेदों का ग्रुप, है ना। और जो लास्ट वाला अथर्ववेद है उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का वर्णन एकमात्र बार है, एक बार है। ठीक है, एक ही बार गंगा नदी का वर्णन है ऋग्वेद के अंदर। यमुना नदी का वर्णन 3 बार किया गया है। सबसे अधिक बार नदियों में सिंधु नदी का वर्णन है, और सबसे पवित्र सरस्वती नदी को बताया गया है। तो नदियों के आधार पर ऋग्वेद को ऐसे टटोलिए। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई नोट, वैदिक सभ्यता मुख्य रूप से कौन नदी के किनारे फली फूली थी? तो वैदिक सभ्यता जो है सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी। वहीं पे आपसे पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता कौन नदी के किनारे फली फूली थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है आपके सिंधु नदी के किनारे फली फूली थी। तो दोनों बात आपको ध्यान रख लेना है। इनके अलावा नोट करके एक चीज और लिखा है, आर्य शब्द का क्या तात्पर्य है, सुक्त शब्द का क्या तात्पर्य है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं और आ सकते हैं। तो भाई आर्य शब्द का तात्पर्य जो है मूल रूप से कुलीन होता है, श्रेष्ठ होता है, सभ्य होता है, जेंटलमैन होता है। देखिए आर्य से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई आर्य जो है इंडिया में कहां से आए थे? तो आप कहेंगे लगभग 2000 BC ईसा पूर्व मध्य एशिया से जो है पलायन करके आर्य भारत पहुंचे
थे, है ना। इसके अलावा मैक्स मूलर का भी नाम इनके साथ जुड़ा हुआ होता है। ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द सूक्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सूक्त का शाब्दिक अर्थ होता है ब्यूटीफुल वाक, सुंदर कथन। ठीक है भाई, सुंदर कथन होता है, जो ज्ञानवर्धक होगा वही सुंदर होगा। तो सुंदर कथन होता है आपके सूक्त का अर्थ, है ना। सूक्त का अर्थ क्या होता है? सुंदर कथन। ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले पुरोहित होते हैं उसे होता कहा जाता है या होत्र कहा जाता है। यहां पे लिखा हुआ है होत्र या होता कहा जाता है जो ऋग्वेद को पढ़ने में महारत हासिल किया हो। एक उद्गात्र होता है, ये सामवेद के मंत्रों को गायन करने वाले जो पाठक होते हैं उनको कहा जाता है। और अर्धयु, ये आपके यजुर्वेद के मंत्रों को पाठ करने वाले जो पाठक होते हैं उनको कहा जाता है। यहां पे नोट करके एक चीज और लिखा है, ऋग्वेद में प्रयुक्त भाषा कौन सा है? अब देखिए, हम सभी को पता है कि भाई संस्कृत भाषा है, लेकिन एग्जामिनर आपके ऑप्शन में ही नहीं देंगे ये क्या जो है, ये है जाति, क्या है ना। तो भैया वहां पे आपको लिखा होगा इंडो यूरोपीय भाषा। आपको पता होना चाहिए कि ये इंडो यूरोपीय भाषा शाखा का ही हमारा प्राचीन भाषा संस्कृत है, और ऋग्वेद संस्कृत में लिखे गए हैं। तो संस्कृत लिखिए चाहे इंडो यूरोपियन भाषा लिखिए, आंसर तो दोनों होगा, है ना। अब एक को आंसर याद रखोगे तो छूट जाएगा क्वेश्चन, है ना। इसके अलावा तोलक्कापियम, जिस प्रकार से मैंने अभी अष्टाध्यायी आपको पढ़ाया, जैसे कि पाणिनि ने लिखे थे, और उसमें जो है व्याकरण से संबंधित 4000 नियम बताए थे, जो संस्कृत को कैसे लिखना पढ़ना है इस चीज को जो है उजागर करता है, जो बहुत प्राचीन ग्रंथ है। उसी प्रकार से संगमकालीन इतिहास, जो दक्षिण भारत का इतिहास बताता है, वहां पे द्वितीय संगम के दौरान एक लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ जिसका नाम है तोलक्कापियम, है ना। ये तोलक्कापियम ग्रंथ जो है ये भी व्याकरण पर ही आधारित है ना। और इनको लिखने का काम किया है तोलक्कापियर। यहां पे कहीं लिखा होगा इनका नाम, चलो आगे लिखा होगा, ठीक है। इनका जो राइटर का नाम है ना, नाम है तोलक्कापियर। सर्दी हुआ है, थोड़ा सा माफी चाहेंगे। संगम काल की सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण कृति है। इसे द्वितीय संगम में उपलब्ध एकमात्र प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, जिसमें व्याकरण के नियमों के साथ साथ तत्कालीन समाज का भी वर्णन देखने को मिलता है ना। ये बहुत बड़ा साक्ष्य है संगम इतिहास का। एक दिन मैंने आपसे बताया था कि भाई संगम में कंफ्यूज मत होना, एक आपके संगम वंश है, एक आपके संगम वंश है जो विजयनगर साम्राज्य के फर्स्ट वंश है 4 में से, ठीक है। और एक आपके संगम काल है, संगम काल है, जिसमें आपके चोल, चेर और पांड्य का वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वो वाला संगम है जिसमें चोल, चेर और पांड्य का वर्णन देखने को मिलता है। वो संगम काल में संगम के 3 बैठक जो है ज्ञात है अब तक। 3 बैठक में पहला और तीसरा में कोई भी साहित्यिक लेख प्राप्त नहीं हुआ था लिखित फॉर्मेट में, लेकिन जो दूसरी बैठक होती है उनमें तोलक्कापियम नामक ग्रंथ हाथ लग जाता है। इससे उस समय के हिस्ट्री का पता चलता है, और ये तमिल व्याकरण पर आधारित किताब है, जिनके लेखक कौन है? तोलक्कापियर। आई होप आपको अच्छे से कहानी मोड में समझ आ जाती है। दक्षिण भारत के इतिहास में कुल मिलाकर 3 संगम हुए, जिसमें पहला अध्यक्ष थे कौन? अगस्त्यस ऋषि, ठीक है। और तीसरा का अध्यक्ष नक्कीरार। पहला और तीसरा में मैंने कहा कोई भी साक्ष्य लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुआ, है ना। पहला और तीसरा कहां पे हुआ? मदुरई के अंदर हुआ। पहला और तीसरा दोनों जो है मदुरई के अंदर संगम की बैठक हुई। संगम मतलब होता है ये जमावड़ा बैठक, है ना। जबकि दूसरा संगम जो है कपाटपुरम में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तोलक्कापियर। और यही तोलक्कापियर क्या लिखे थे? तोलक्कापियम, जो ऊपर में आपने इस किताब का नाम देखा, जिसके ऊपर मैं कई मिनट से बात दे रहा हूं, यानी 2 मिनट से करीब, है ना। इसके अलावा संगम काल के दौरान दक्षिण भारत पर 3 प्रमुख राजवंश ने शासन किया, जैसे कि चेर, चोल और पांड्य, ये भी बताया था। अब इनके जो है ना, इनसे कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना है। जैसे चेर की प्रॉपर्टीज में आपको याद रखना है कि ये मुख्य रूप से आधुनिक केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्से पर शासन कर पाए थे। इनकी राजधानी वज्जी थी। कहां थी? वज्जी, ठीक है। और इनके काल में जो ऑपरेशनल बंदरगाह था मसूरी और तोंडी, मसूरी और तोंडी जो है इनके बंदरगाह हुआ करता था। इसके शाही प्रतीक क्या थे? धनुष और बाण। इनके शाही प्रतीक क्या थे? धनुष और बाण जो है इनके शाही प्रतीक थे। किसके भैया? इस चेर महाशय के, ठीक है। तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हमारा आता है चोल। अब चोल राजवंश का यही सब चीज पढ़ के रखना है अपने को। तो भाई चोल राजवंश में, है ना, इन्होंने सबसे पहले कहां पे शासन किया? तो इनके जो है नदी के फॉर्मेट में पूछते हैं तो कावेरी नदी डेल्टाई क्षेत्र जो तमिलनाडु के मध्य उत्तरी भाग होते हैं वहां पे शासन
शासन किया था। इनकी राजधानी उरेयूर था, बाद में कावेरी पट्टनम भी होता है, इनका राजधानी नहीं लिखा गया, ठीक है, नहीं लिखा, बाद में कावेरी पट्टनम हुआ था, ऐसा याद रखिए। उरेयूर इनके प्रारंभिक राजधानी थे, बाद में कावेरी पट्टनम इनकी राजधानी हुई, है ना। प्रमुख बंदरगाह देवल था, है ना, और पुहार नगरी था, ठीक है। इसके शाही प्रतीक बाघ थे, क्या थे? बाघ। तो ये हमारे चोल भाई साहब के बारे में कुछ जानकारी याद रखना है। इसके अलावा आ जाते हैं पांड्य सज्जन लोग, है ना। इन्होंने मदुरई के आसपास दक्षिण तमिलनाडु में शासन किए, इनकी राजधानी भी मदुरई थी, है ना, मदुरई, है ना। इनके राजधानी जो है मीनाक्षी मंदिर है ना मदुरई के अंदर, उससे याद रख सकते हो, तमिलनाडु में है ना। इसके अलावा इनके जो प्रमुख बंदरगाह था उनका नाम था कोरकाई, है ना, और इनके शाही प्रतीक 2 मछली था, है ना, इनके शाही प्रतीक 2 मछली था, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़ते हुए सही कथन का पता लगाइए। पहला स्टेटमेंट है कि भारत में सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के द्वारा करदाताओं के हितों की रक्षा होती है ना। भारत में सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण कई प्रकार के होते हैं, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, कई प्रकार के और भी चीज है नियंत्रण का तरीका, है ना। तो ये जो है आपके क्या द्वारा करदाताओं के हितों की रक्षा होती है, जो टैक्स पेयर होते हैं। करदाता मतलब भैया, करदाता मतलब टैक्स पेयर, है ना, टैक्स जो देते हैं उसे कर कहते हैं, टैक्स को कर कहते हैं। तो जो करदाता होती है उनकी हितों की रक्षा होती है। हाँ, उनका पैसा कहां पे खर्च हो रहा है, अच्छा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इस बातों की जानकारी संसदीय नियंत्रण से ही होता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका जो है सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, एक विनियोग विधेयक एक धन विधेयक है जो सरकार का वित्त वर्ष के दौरान अपने खर्चों को पूरा करने के लिए भारत के संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है, लेकिन जो है पारित होने के बाद, इस प्रकार का जो है बात पारित होने के बाद ये चीज होता है, ये चीज मेंशन करना यहां पे रह गया है। उपयुक्त दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएगा, है ना। विनियोग विधेयक जो है सरकारी खर्च को पूरा करने के लिए संचित निधि से धन निकासी का एक मीडियम है, जो आर्टिकल 114 में रखा गया है, ये भी सही है। और पहला स्टेटमेंट है कि भाई भारत में जो टैक्स पेयर है उनके टैक्स की जो पैसे है वो कहां जा रहे हैं, अच्छे जगह जा रहे हैं कि कहीं और खर्च हो रहा है, इस सब की लेखा जोखा जो है संसदीय नियंत्रण के द्वारा देखा जाता है। तो भाई दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपका जो है राइट है। अब आइए यहां पे देखते हैं, जो सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के तरीकों में जो आता है ये है बजट प्रक्रिया, बजटिंग सिस्टम, है ना। वार्षिक वित्तीय विवरण, जो जिसको हम मेन बजट कहते हैं, जो आर्टिकल 112 के अंदर है। विनियोग विधेयक मैंने अभी कहा, ये 114 के अंदर है। वित्त विधेयक, ये वित्त विधेयक 117 में है, ध्यान रखना। धन विधेयक लिखा होता तो 110 लिख देते हैं यहाँ पे झट से, ठीक है। अनुदान की प्रक्रिया, अनुपूरक लेखानुदान और संसदीय समितियां जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, जो धन निकासी को विनियमित करते हैं, ना, जांचते रहते हैं, खर्चों की समीक्षा करते हैं, कहां पे लुटाए पैसे और कहां पे खर्च करेंगे, ठीक है। और सरकार को जवाबदेह बनाते हैं, है ना, जवाबदेह बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सार्वजनिक धन का उपयोग जनता के कल्याण के लिए हुआ है। क्योंकि टैक्स पेयर कौन होते हैं भाई? टैक्स पेयर कौन होते हैं? जनता। तो यहां पे इस जनता को टैक्स पेयर से रिलेट कर लेंगे जो आपके स्टेटमेंट में था, तो इससे आपकी बातों की पुष्टि, स्टेटमेंट की जो है सच्चाई का पता चल गया होगा, ठीक है भाई। तो ये सब जो है सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के तरीकों में से है, ठीक है, याद रखना। ये सभी के सभी तरीके हैं, सबको अपने अपने लेवल से जांच करता है। जैसे अभी संस्था के रूप में तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, है ना। विधेयक के रूप में तो भाई बजट तैयार होती है ना। विनियोग विधेयक, वो भी संचित निधि से पैसा खर्च करते हैं, कहां खर्च हो रही है। तो ये सब जो है आपको जो जनता की पैसा यानी टैक्स का जो कलेक्शन है वो कहां पे खर्च वगैरह हो रहा है, इसकी जानकारी आपको इसी सब से मिलती है। विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 पारित होने के बाद ही भारत की समेकित कोष से धन की निकासी संभव है। जैसे कि मैंने कहा कि भाई विनियोग विधेयक जो आर्टिकल 114 में है, जब ये पारित हो जाती है तो आप संचित निधि से अपने खर्चा को पूरा करने, अपने मतलब सरकार की खर्चा की निकासी संभव हो जाती है। संविधान वित्त विधेयक को 2 श्रेणियों में विभाजित करते हैं, धन विधेयक आर्टिकल 110 और वित्त विधेयक 117। ये क्या बात है भाई, आपने कह रहे हैं कि भाई वित्त विधेयक को 2 श्रेणी में विभाजित करते हैं, आपने सर कहा अनुच्छेद 110 धन विधेयक, 117 वित्त विधेयक, है ना। तो देखिए यहां पे नोट करके एक चीज लिखा हूं, ये पढ़ेंगे ना तो इस बात की जवाब मिल जाएगी। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, जरूरी नहीं है कि सभी वित्त विधेयक जो है ये धन विधेयक ही हो, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होंगे, इसीलिए 2 आर्टिकल है। धन विधेयक को पार्टिकुलर 110 में रखा गया है और 17 में सभी प्रकार के वित्त विधेयक है, ठीक है मेरे भाई, ध्यान है, ध्यान रहना चाहिए। इसके अलावा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात की जो है अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर के द्वारा लिया जाता है। धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है, परंतु ऐसा नहीं कि राज्यसभा से नहीं पूछा जाता है।
है ना, थोड़ा सा दायरा दिया गया है उनको, लेकिन मना नहीं कर सकता। आइए पढ़ते हैं। धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकता। ये नहीं कि मैं नहीं मानता हूं इसको बदल दो, ये सब राज्यसभा नहीं कर सकता। बहुत लेस पावर दिया गया है धन विधेयक के मामले में, परंतु वित्त विधेयक के मामले में राज्यसभा संशोधन कर सकते हैं। आई होप आप समझे ना कि भाई आर्टिकल 110 के अनुसार जो धन विधेयक था उसमें राज्यसभा सिर्फ अपनी जो है संतोष या असंतोष जता सकता है, इसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजिंग नहीं कर सकता है। लेकिन जो वित्त विधेयक होती है उसमें राज्यसभा चाहे तो संशोधन भी कर सकती है ना। समझ में आया, ध्यान रखना। भारतीय संसद की वित्तीय समितियां जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम की समिति, ये सब क्या है, वित्तीय समितियां है। ये पैसा वाला समितियां है। कोई जांच करता है, कोई खर्च होने के बाद जांच करता है, कोई पहले जांच करता है, कोई सुझाव देता है। आइए समझते हैं। अब देखिए लोक लेखा समिति है ना में कितना सदस्य होता है, तो 22 को सदस्य होता है। 15+7 के रेशियो में होता है। 15 लोकसभा से आते हैं, 7 राज्यसभा से आते हैं। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। जो समान अवस्था में विपक्ष दल से होता है, जो वर्तमान में कौन है, केसी वेणुगोपाल इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष है। यह अधीर रंजन चौधरी के बाद आए थे। हाँ सही बात है। यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट की जांच करती है और इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अब इस वाली पॉइंट से आपको क्या समझ में आया कि भाई लोक लेखा समिति एक संस्था है जिसमें 22 को सदस्य होते हैं, जो 15+7 के रेशियो में आते हैं। 15 निम्न सदन से और 7 उच्च सदन से रहते हैं। इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो जनरली अपोजिशन पार्टी के होते हैं, जो वर्तमान में केसी वेणुगोपाल है ना। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और जो अध्यक्ष होता है उनकी नियुक्ति लोकसभा का स्पीकर के द्वारा किया जाता है। यह समिति क्या करता है कि जो कैग होती है, कैग उनके रिपोर्टों की जांच करती है ना, इनको रिपोर्टों की जांच करती है। ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा नीचे आते हैं। कैग की रिपोर्ट के बारे में भी बहुत झंझट है, आपको समझना होगा। सीधे नहीं ले जाकर दे देते हैं, ये लो मैंने जांच कर लिया, देख लो भाई, तुम भी देख लो, ऐसा नहीं होता। देखिए जो कैग होता है, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, वो क्या करता है, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्य के केस में राज्यपाल के पास जो है ना, संसद या राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे कैग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली तो कैग जो है राष्ट्रपति साहब को देते हैं। राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं, संसद के पटल पे रखते हैं, और राज्य के केस में राज्यपाल साहब राज्य के विधानमंडल के पटल पे रखते हैं, ठीक है। और इसकी जांच जो है लोक लेखा समिति के द्वारा करवाया जाता है, जो ऊपर के पॉइंट में हमने यहाँ पे जो है मतलब इसका जो हमने ये किया था, क्या बोलता है भाई, व्याख्या किया था, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, है ना, जो सिर्फ कहां से चुने जाते हैं, लोकसभा से चुने जाते हैं। इसमें राज्यसभा का जो है कोई भी सदस्य नहीं होता है प्राक्कलन समिति के अंदर। यह संसद में सबसे बड़ी समिति है, ठीक है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल है, जो बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं, सेम 1 साल के लिए करते हैं, ठीक है। अब देखिए प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति में क्या अंतर है। देखिए प्राक्कलन समिति जो है ये खर्च होने से पहले सुझाव देता है कि भैया ऐसा करना, ऐसा करना, वैसा करना, और जो लोक लेखा समिति है ये खर्च हो जाने के बाद जांच करता है कि आपने पैसा कहां कहां उड़ाया, ठीक है। और उससे पहले कौन रिपोर्ट देता है ना, कैग किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कहां ले जाएंगे, संसद में, और फिर किसके द्वारा जांच करवाएंगे, लोक लेखा समिति के द्वारा, ठीक है मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं बात। और प्राक्कलन समिति खर्च से पहले ही सुझाव वगैरह देते हैं, और जो लोक लेखा समिति है वो खर्च होने के बाद जांच करते हैं, ठीक है। यहां पे नोट करके लिख दिया हूं, लोक लेखा समिति धन खर्च हो जाने के बाद जांच करती है, अब प्राक्कलन समिति बजट पूर्व अनुमान जांच करती है। आई होप को तकलीफ नहीं हो रहा होगा, आराम से समझ में आ रहा होगा। लोक लेखा समिति है ना को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है, ये दोनों आपस में बहन है। अगला क्वेश्चन हमारा, बीसीसीआई द्वारा संचालित भारत के विभिन्न घरेलू क्रिकेट सीरीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका जो है सत्य है। पहला स्टेटमेंट है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 के विजेता विदर्भ टीम है, इन्होंने फाइनल में केरल को हराया था। अब ये विदर्भ कहां का टीम है, कोई बताएगा, कर्नाटक का है ना, हाँ बताते हैं। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में किया गया था, यह नाम महाराजा रणजीत सिंह के नाम से लिया गया। देखिए पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन मैंने जो यहाँ पे कर्नाटक कहा ये बिल्कुल गलत है ना। ये जो विदर्भ है ये महाराष्ट्र का ही एक रीजन है ना, और ये महाराष्ट्र का ही टीम है। महाराष्ट्र में 2 टीम है, मुंबई और विदर्भ, ठीक है मेरे भाई। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाता है। 24-25 वाला जो है विदर्भ का तीसरा खिताब था, जिन्होंने केरल को हराया था, और हालांकि मैच ड्रॉ हुआ था, लेकिन उनको जो है पॉइंट के आधार पर जीत दिया था। और रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में किया गया था, जो महाराणा रंजीत सिंह के नाम से लिया गया है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है।
रणजी ट्रॉफी 2024-25 के विजेता विदर्भ है ना। इन्होंने फाइनल में केरल को हराया। विदर्भ का यह तीसरा खिताब था। कौन सा खिताब भाई? तीसरा खिताब था। जब टूर्नामेंट की स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ इंडिया रखा गया था। बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान रखना। क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ इंडिया नाम, जैसे भाई एशियाई गेम को एशियाड कहा जाता है ना। जैसे आपको कॉमनवेल्थ गेम को ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। जैसे अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप को पहले युवा क्रिकेट वर्ल्ड कप कहा जाता था, वैसे ये बात ध्यान रखना कि भाई रणजी ट्रॉफी को पहले क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ इंडिया कहा जाता था। बाद में इसका नाम रणजीत सिंह जी के नाम पे जो है रखा गया था 1935 के दशक में। जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय थे जो इंग्लैंड की तरफ से खेलते थे, और यह फर्स्ट क्लास क्रिकेट फॉर्मेट है। अगर आपसे पूछे कि भाई रणजी क्रिकेट टूर्नामेंट किस प्रकार के बॉल से खेले जाते हैं, तो आप कहना रेड बॉल से खेले जाते हैं, क्योंकि जो टेस्ट क्रिकेट होता है ना वो रेड बॉल से खेले जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट जो होता है वो रेड बॉल से खेले जाते हैं, और जो वनडे क्रिकेट होता है वो व्हाइट बॉल से खेले जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना। तो भाई क्या क्या बात हो गई? रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में, ये मैंने बताया कि नहीं बताया? बताया था, इधर लिखा है ना। स्टेटमेंट को भी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि वो भी क्वेश्चन आंसर है। ठीक है ना भाई। तो 1934 में हुआ। किसके नाम पे रखा गया? रणजीत सिंह के नाम पे। पहले इसका नाम क्या था? क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ इंडिया। वर्तमान के विजेता कौन है? विदर्भ है। किसको हराया है? केरल को हराया है ना। विदर्भ कहां का टीम है? महाराष्ट्र का टीम है। ये कैसा फॉर्मेट का खेल है? ये फर्स्ट क्लास फॉर्मेट, यानी टेस्ट के जैसा, जो 4 से 5 दिन होगा। कौन से बॉल से खेलेंगे? रेड बॉल से। कौन करवाता है यह खेल? तो बीसीसीआई है ना। मुंबई क्रिकेट टीम रणजी के सबसे सफल टीम है। ये 42 बार जीते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी जो है मजबूती का। इसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, देखिए जैसा कि मैंने अभी कहा कि भाई रणजी क्रिकेट ट्रॉफी जो है ये आपके टेस्ट फॉर्मेट है, लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के पहले विजेता देख लेते हैं। अभी तुरंत जीता है, ये झारखंड जीता है ईशान किशन के कप्तानी में, है ना। ईशान किशन को अब जो है मेन टीम में भी सिलेक्शन मिलेगा यही देखते हुए, है ना। जिसने फाइनल में हरियाणा को हराकर ये अपना पहला खिताब जीता, ईशान किशन की कप्तानी। बता दिए यह T20 फॉर्मेट का गेम है, बीसीसीआई करवाता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। जब इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी तो इसका नाम रखा गया था अंतरराज्यीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, जो राज्यों के बीच में कराए जाते हैं। लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके जो है सैयद मुश्ताक अली के नाम पे सैयद मुश्ताक अली जो है कर दिया गया। ये सैयद मुश्ताक अली कौन थे? जिन्होंने भारत के लिए विदेशी सरजमी पे पहला शतकवीर थे, शतक बनाए थे। ध्यान रखना, अगर आपसे कहे आजादी के बाद, है ना, भारत में टेस्ट के लिए पहला शतकवीर कौन है, तो लाला अमरनाथ। आप पहला वनडे के शतक वाले कौन है, तो कपिल देव साहब। लेकिन ये सब आजादी के बाद, क्रिकेट का इतिहास पुराना है, हम प्राचीन काल से खेलते आ रहे, तभी तो 1934 की बात आप देख रहे हैं। ठीक है भाई। तो सब पहला विदेशी शतकवीर थे ये सैयद मुश्ताक अली। इन्हीं के नाम पे इस जो सीरीज है ना, इसका नाम बदल दिया गया और 2010 में इसका नाम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी रख दिया गया। अब देखिए कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जीते हैं। ये भी विजय हजारे ट्रॉफी बीसीसीआई करवाते हैं, और ये ओडीआई फॉर्मेट का है ना। ये कैसा फॉर्मेट है? ये 50 ओवर वाला फॉर्मेट है। सैयद मुश्ताक अली कैसा था? T20 फॉर्मेट था। और रणजी ट्रॉफी कैसा था? टेस्ट फॉर्मेट था ना। रणजी कैसा था? टेस्ट फॉर्मेट था। ये तीनों के तीनों बताने का काम किए। विजय हजारे ट्रॉफी वनडे क्रिकेट फॉर्मेट खेले। प्रारंभ में इसे रणजी वनडे ट्रॉफी कहा जाता था, है ना। बाद में 2007-8 में विजय हजारे के सम्मान में इसका नाम बदलकर विजय हजारे ट्रॉफी कर दिया गया। इससे पहले मैंने किसी एक क्लास में बीसीसीआई द्वारा हाल के वर्षों में भारतीय क्रिकेटर को जो इनाम दिया गया है, चाहे महिला चाहे पुरुष में, है ना, वो सब मैंने आपको बता दिया था। याद रखना, इंपोर्टेंट होंगे। और जो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं मिन्हाज साहब, उनको भी याद रखना, पहले ही बात कर चुके हैं, इसीलिए यहां पे रिपीट नहीं कर रहा हूं, न करूंगा। 2025 का महिला क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण, अभी तो आग जल ही रहा है, तो रिपीट करके क्या मतलब है? अभी कुछ ही दिन पहले बताया था, तो फिर तुरंत कैसे भूल जाओगे? कुछ तो मेहनत करो। 2025 का महिला क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण था, जो अभी विश्व कप हुए ना, जिसमें हमारे जो है महिला प्लेयर ने एक बहुत बड़ी कीर्तिमान रचा, है ना। तो ये इससे भी थोड़ा डाटा आपको याद रखना है। सबसे पहले तो इसकी मेजबानी कौन कौन से देश करे थे, तो भारत और श्रीलंका, या आंशिक रूप से इंडिया में और आंशिक रूप से श्रीलंका में कराए गए थे। कितने टीम शामिल थे, तो आप कहेंगे 8 टीम शामिल थे। फाइनल मैच कौन से स्टेडियम में हुआ, तो नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में। हाल फिलहाल में ही नवी मुंबई में जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया है, जैसा कि आपको पता ही होगा, क्रिसमस के दिन ही हुआ था, है ना। इसके अलावा इसमें विजेता कौन रहे? अपना भारत, और उप विजेता कौन रहे?
है ना। साउथ अफ्रीका, कौन रहे भैया, साउथ अफ्रीका 52 रनों से हराया था। और मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे, दीप्ति शर्मा मैडम, ठीक है। और मैन ऑफ द मैच फाइनल में रहे थे शेफाली वर्मा। ये सभी के सभी बात ध्यान रख लेना, काम आवेगी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर का पता लगाइए गुरु, है ना। तो पहला कथन है 1947 से 1990 के बीच भारत की व्यापार नीति सही मायने में एक अंतर्मुखी और प्रतिबंधात्मक नीति थी। ये तो कोई भी बता देगा भाई। जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई 1991 में उदार नीति आया था, इतना ही अगर किसी को याद है ना तो ये स्टेटमेंट को सही बता देगा। अंतर्मुखी मतलब होता है ज्यादा नहीं सोचना, है ना, ज्यादा नहीं सोचना, बस जो है थोड़ा थोड़ा सोचना। वही जो एक मतलब अभी मैंने क्या कहा था कि भाई आपको जो है अब कम जो है मैनर ज्ञान रख के या जो है बहुत नैरो ज्ञान रख के काम नहीं चलेगा। तो उसी प्रकार से जो है 1947 से 1990 तक इतने ज्यादा लाइसेंसिंग प्रोसेस से व्यापार गुजरता था कि व्यापार फलता फूलता ही नहीं था, ठीक है। तो जो व्यापार नीति रहे थे इस पीरियड के दौरान ये प्रतिबंधात्मक थे लाइसेंस के कारण, ठीक है, और अंतर्मुखी प्रक्रिया वाली थी। तो एकदम सही है। इसके अलावा स्टेटमेंट 2 है 1991 के आर्थिक उदारीकरण, है ना, के द्वारा लाइसेंसिंग व्यवस्था को काफी हद तक समाप्त कर दिया गया। जो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव मोड वाला बिजनेस है उसी में लाइसेंस रखा गया, जैसे तंबाकू वगैरह हो गया, है ना, बाद बाकी मेडिकल वगैरह बाद बाकी चीजों को जो है छूट दे दी गई। तो यहां भी सही है, उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। 1947 के 1990 के बीच भारत की व्यापार नीति आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकीकरण पर आधारित थी, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, अपने चीजों को आत्मनिर्भरता हासिल करना और घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना, मतलब अपने चीजों को संरक्षण देना, जिसके लिए उच्च टैरिफ, कोटा और लाइसेंसिंग जैसे प्रतिबंध लगाए गए थे ताकि विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सके। अब इस लाइन को जो बच्चे कम समझते हैं वो नहीं समझ पाए होंगे। देखिए यहां पे जो है मैंने लिखा है आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकीकरण। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए अपने इंडिया में दाल की जरूरत है, एक सेकेंड के लिए सपोज कीजिए, तो अब क्या है ना कि भाई दाल जो है विदेश से नहीं खरीदेंगे, दाल के उत्पादन अनुकूल हम जमीन प्रोड्यूस करेंगे और यहीं पे उत्पादन करेंगे, है ना। और इस पे हम दाल पे ना बहुत ज्यादा टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ लगा देंगे मतलब कोई विदेशी आदमी अगर हमारे यहाँ दाल बेचता है तो उसका बहुत ज्यादा परसेंट हमको देना पड़ेगा, इसी डर से कोई बेचेगा ही नहीं, यानी कंपटीशन में भाग लेगा ही नहीं, ठीक है। तो मतलब अपने ही चीज को प्रोड्यूस करना, अपने ही चीजों को बढ़ावा देना, जो है इंटरनेशनल बाजार या फिर बाहरी दुनिया से कम मतलब रखना, इसी का यही मतलब है। आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण का मतलब यही होता है। मुख्य लक्ष्य आत्मनिर्भरता हासिल करना, है ना, और घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना, है ना, जिसके लिए उच्च टैरिफ लगा देंगे तो कोई विदेशी आदमी चीज बेचेगा नहीं। अभी अमेरिका में टैरिफ ने बढ़ा दिया था, बहुत चर्चा में रहा था ये टैरिफ। टैरिफ क्या होता है मैंने बताया था, ठीक है। कोटा और लाइसेंसिंग जैसे प्रतिबंध लगा देना ताकि भाई इतने ज्यादा लाइसेंसिंग प्रक्रिया है कि आप जो है बिजनेस व्यापार कर ही नहीं सकते, तो घर के चीज को ही जो है ना, ज्यादा बढ़ावा देना, ये सोच के कि हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। लेकिन इतने बड़े देश में तुरंत ये चीज संभव है जी, इसीलिए जो है नहीं सफल हो पाया और अंत में 1991 में उदारीकरण की नीति लाना पड़ा और आर्थिक मंदी से तब हम लोग निपट पाए थे। आई होप ये भी एक कहानी की तरह आप समझ में आ गया होगा, दिमाग में छप जाना चाहिए। रे किताबी भाषा तो बहुत जगह पढ़ लोगे, किताब में भी लिखा है, लेकिन तुमको एग्जाम हॉल तक कंप्यूटर के माउस तक क्लिक करवाने वाली जो पढ़ाई है वो चाहिए तुम्हें पास होने के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा आयात निर्यात प्रतिस्थापन, जैसा कि मैंने अभी जो चीज समझाया है यही है। निर्मित वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित कर देश में ही उनके उत्पादन को प्रोत्साहित करता है, अर्थात विदेशी उत्पादों को आयात को समाप्त करती है और घरेलू बाजार में उत्पादन को प्रोत्साहित करती है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा 1947 से 1990 के बीच भारत में भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य भूमि के स्वामित्व के केंद्रण को कम करना, बिचौलियों को खत्म करना, कोऑपरेटिव फार्मिंग और भूमिहीन किसानों को हितों की रक्षा करना है। अब मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं, यहां पे मैं आपको बता रहा था कि भाई ये जो है मंदी वाला बात है या फिर इकोनॉमिक्स का पूरा टर्म है, फिर मैं भूमि सुधार क्यों बताने लग गया, क्योंकि ये इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन जब भी पूछेगा पूछे जाएंगे। 1947 से 1990 ये भी जो आपके ये स्टेटमेंट रखा गया था ये भी इसी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इसीलिए यहां पे बताना जरूरी समझता हूं। तो भाई 1947 से 1990 के बीच भारत में जो भूमि सुधार था उनका भी कुछ उद्देश्य था जो आपको याद रखना है। भूमि के स्वामित्व के केंद्रीकरण को कम करना, कि भाई एक ही आदमी के पास बहुत ज्यादा जो है भूमि का मालिक ना हो जाए। बिचौलियों को खत्म करना जो बीच में
है ना। इसके अलावा कोऑपरेटिव फार्मिंग, मिली जुली लैंड पे जो है बहुत सारे लोग मिलकर खेती करना, एक ही खेत मतलब फॉर्म पे, और भूमिहीन किसानों को हितों की रक्षा करना, ये सब जो था इस पीरियड के भूमि सुधार के उद्देश्य में से था, टारगेट में से था। इनके अलावा अब आता है 1991 के आर्थिक सुधार। इसमें जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर ध्यान दिया गया था। ये एक बहुत बड़ी आर्थिक बदलाव थी। उस समय जो है प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साहब थे और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे। उदारीकरण के उपाय, उदारीकरण जो है, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तो 3 शब्द हमने सीख लिए, लेकिन इतने सीखने से आजकल काम चलती नहीं है। उदारीकरण के कौन कौन से हथकंडे अपनाए गए, निजीकरण के कौन कौन से उपाय किए गए, वैश्वीकरण में क्या क्या स्टेप लिया गया, ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, एक वर्ड से आप अधिक से अधिक कितना समझते हैं उदारीकरण से? भाई लिबरल हो गया, छूट दे दिया। लेकिन अगर आपको इकोनॉमिक्स टर्म में 2 उदाहरण पूछूं ना कि क्या क्या किए, तो आप जो है यही बैठ जाओगे, इसीलिए सीख लो, ठीक है। उदारीकरण, लाइसेंस राज्य का खात्मा। भाई सरकार जो पहले रस्सी बहुत टाइट पकड़ा था कि अगर आपको ये बिजनेस करना है तो ये जो है जातीय आवासीय बनवाइए, ये जो है फोटोकॉपी करा के लाइए, आधार कार्ड लगाइए, पैन कार्ड लगाइए, ये सब जो है खत्म करके एक लिबरल बन गया। सरकारी नियंत्रण में कमी, पहले बहुत ज्यादा निगरानी रखते थे, भर दिन टुकटुकी लगा के देख रहे थे, अरे 2 रुपए ज्यादा करना है तो बेच लिया। अब ये सब थोड़ा जो है ढील दे दिए। विदेशी निवेश की अनुमति, जो एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इस चीज में छूट दे दिए। पहले अगर कोई बड़का बड़का कंपनी इन्वेस्ट भी करना चाहे तो भाई इतने ज्यादा जो है प्रोटोकॉल से गुजरना है कि भाई कोई करता ही नहीं था, बहुत झंझट समझ के। अब जो है इन सब चीजों को लिबरल बना दिया, उदार बना दिया। तो ये उदारीकरण के हथकंडे हैं। निजीकरण के उपाय, निजीकरण नाम से स्पष्ट है भाई, दूसरे के हाथ में, निजी हाथों में सौंपना, है ना। तो भाई जो है जो पीएसयू वगैरह थे वो जो है उद्यम को निजी हाथों में सौंपा गया। आरक्षित क्षेत्र में कमी किया गया। आरक्षित क्षेत्र कहने का मतलब यहां पे क्या है कि जो पहले ऐसा क्षेत्र था कि इस पे सिर्फ सरकारी कब्जा रहेगी, अब इसमें निजी आदमी को भी जो है एंट्री मिलने लगी। वैश्वीकरण क्या होता है? आयात शुल्क, जो टैरिफ होते हैं, आयात पे लगा जाता है टैरिफ, है ना, उसको घटा दिए गए। टैरिफ जो पहले 25% हुआ करता था, मान लीजिए सपोज के, उसको 10% कर दिया गया। इससे क्या हो गया? विदेशी आयात ज्यादा होने लगे क्योंकि टैरिफ कम लगने लगा, है ना। इसके अलावा निर्यात को बढ़ावा दिया जाने लगा, है ना, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा सके। तो ये कुछ हथकंडे हैं, है ना, 1991 के सुधार नीति के। इनके अलावा निम्नलिखित पर ध्यान से पढ़िए और उत्तर का पता लगाइए। तमिलनाडु में सूर्य के उत्तरायण होने और अच्छी फसल के लिए आभार व्यक्त करने के लिए पोंगल मनाया जाता है। बहुत अच्छी बात है। मकर संक्रांति के समय जब सूर्य उत्तरायण में जाते हैं तो तमिलनाडु में मकर संक्रांति को ही पोंगल के नाम से मनाते हैं। सही है। अट्टुकल पोंगल 4 दिनों तक चलने वाली प्रमुख त्योहार है। देखिए, पहला स्टेटमेंट तो बहुत अच्छा हमने आपको लिख के दे दिया है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट में हमने आपको थोड़ा सा यहां पे जो है गलत कर दिया है। यहां पे 10 लिख दीजिए, ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जो अट्टुकला पोंगल है ये आपके केरल में होता है, अट्टुकला भगवती मंदिर के अंदर, और ये एक जलसा के जैसे होता है। लोग आते हैं, पोंगल बनाते हैं, यानी खीर बनाते हैं दूध का, चावल का, मिट्टी के बर्तन में, और अट्टुकला भगवती मंदिर के अंदर महिलाएं चढ़ाती है। और ये जलसा जो है 10 दिनों तक चलती रहती है, जो जनरली फरवरी महीना में होती है ना। तो इसीलिए यह 4 दिन लिख करके हमने इसको जो है गलत कर दिया है। तो यहां पे सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत है, इसीलिए आंसर एक ही सही है। गलत क्यों है ये भी बता दिया। इसके अलावा पोंगल, जो पोंगल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तमिल भाषा में उबालना से होता है। तमिल भाषा में उबालना से होता है, या फिर जब खीर बनती रहती है ना तो उसमें जब उबाल आता है ना तभी ये लोग पोंगल पोंगल बोलते हैं ना, पोंगाला पोंगल। मेरे बच्चे की किताब में भी है, सेकंड में पढ़ती है मेरी बड़ी बेटी, है ना, तो वहां से भी पढ़ के मैंने जमीनी स्तर पे इनसे नॉलेज लिया है ना। यह मकर संक्रांति के समय तमिलनाडु के दिन तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाई जाती है। आपके 13 तारीख से स्टार्ट हो जाती है, 13, 14, 15 और 16। ये 13 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक मनाया जाता है आपके तमिलनाडु में पोंगला। ठीक है। अब देखिए यहां पे नोट करके एक चीज लिखा है, अट्टुकल पोंगल। यह केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित अट्टुकल भगवती मंदिर में मनाया जाने वाला मलयालम त्योहार है जो 10 दिनों तक चलते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि भाई अट्टुकल पोंगल जो है ये केरल का है, और ये केरल के अट्टुकल भगवती मंदिर में महिलाओं के द्वारा एक जलसा टाइप से है। महिलाएं वहां पे जाती है, पोंगल बनाती है। यहां जब मैं पोंगल का इस्तेमाल करूंगा तो खीर समझ लीजिएगा। पोंगल बनाती है और इस देवी जो मंदिर है यहाँ पे चढ़ाते हैं, और यह जो है कार्यक्रम 10 दिनों तक चलती है केरल के अंदर। ठीक है। इनके अलावा भोगी पोंगल। अब हम कौन से पोंगल की बात कर रहे हैं? जो तमिलनाडु में पोंगल होते हैं ना, उनके जो 4 दिन होते हैं ना, वो उनके मैं चारों दिन को यहाँ पे व्याख्या करूंगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, भोगी पोंगल, पहले दिन को हम लोग कहते हैं भोगी पोंगल, है ना। जो पोंगल के 4 दिन होते हैं तमिलनाडु में, 13 तारीख को, जो 13 जनवरी को मनाया जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं भोगी पोंगल। इस दिन लोग अपने जो भी ओल्डेस्ट कपड़ा होता है, जो भी अनयूज्ड कपड़ा होता
होता है ना, जो भी अनयूज्ड, USED, अनयूज्ड, जो भी अनयूज्ड वस्तु होते हैं उनको आग लगा के जलाते हैं, ठीक है, आग लगाकर जला देते हैं साफ सफाई के लिहाज से। तो ये पहला दिन होता है, इसे हम लोग कहते हैं भोगी पोंगल, साफ सफाई वाला दिन। अगला दिन हमारा 14 तारीख आएगा, वो होता है हमारा थाई पोंगल। थाई पोंगल जो है यह पोंगल का मुख्य दिन होता है 14 तारीख, क्योंकि आप सभी को पता है कि 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति सर्वाधिक बार मनाई जाती है, ठीक है, 14 जनवरी फिक्स डेट है। तो ये पोंगल का मुख्य पोंगल है थाई पोंगल। इस दिन क्या होता है, भगवान सूर्य देव को चावल, दूध और गुड़, जैगरी है ना, इनको मिट्टी के बर्तन में आग पे चढ़ाया जाता है और उबाल आने पे पोंगल पोंगल बोला जाता है, और यही पोंगल जो है भगवान को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। तो यही मेन पोंगल होती है थाई पोंगल। तो पहला दिन को कहेंगे भोगी पोंगल, उस दिन क्या करेंगे, साफ सफाई। दूसरे दिन को क्या कहेंगे, थाई पोंगल, उस दिन क्या करेंगे, हम लोग पोंगल बनाएंगे जो दूध, चावल और गुड़ से बनती है ना, और मिट्टी के घड़ा में जो है आग पे चढ़ा के उबाला जाता है। जैसे गांव घर में गुड़ खीर बनता है छठ के पहले दिन, वैसे ही सेम समझिए, ठीक है। बिहार का हूं तो बिहार के गांव घर की बात कर रहा हूं भाई, है ना। बिहार में जो छठ का पहला दिन होता है ना, नहाए खाए, उस दिन साफ सफाई। अगला दिन होता है सोजका अर्घ, उस दिन इसे पोंगल के जैसे गुड़ का खिचड़ी बनाया जाता है। और अगले दिन होता है, माफ कीजिए, एक सेकेंड, पहले दिन होता है नहाए खाए, उसके बाद होता है खरना। खरना के दिन जो है छठ भी 4 दिन का होता है, तो नहाई खाए मतलब साफ सफाई हो गया। इसके अलावा अगले दिन खरना होता है, उस दिन यही पोंगल के जैसा शाम को खीर बनाती है माता बहन, खा के वही खाए खाए पूरे रात, फिर अगले दिन फिर पूरे रात, फिर सवेरे के 10-11 बजे तक भूखे रहती है। सोच सकते हैं कितना हार्ड होता होगा, है ना। तो ये जो पोंगल है दूसरा दिन मेन हो गया। तीसरा दिन को मट्टू पोंगल कहते हैं। ये जो कृषि करने में जो सहायक मवेशी होता है, खास करके गाय यहाँ मेंशन किया जाएगा, उनको जो है पूजा किया जाता है मट्टू पोंगल, जो तीसरा दिन होता है। और यही तीसरा दिन मट्टू पोंगल के दिन ही वहां पे जल्लीकट्टू खेल का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ पे लिखा है पोंगल के तीसरे दिन यानी मट्टू पोंगल के दिन जल्लीकट्टू नामक खेल का आयोजन किया जाता है। जल्लीकट्टू पिक्चर भी अवेलेबल है यूट्यूब वगैरह पे भी आप देख सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, बैल को कुंवर के सहारे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और वहां पे जल्लीकट्टू के अंदर मेरा एक कलीग था जो मेरे साथ ही काम करते थे, अब तो ट्रांसफर लेके वो तमिलनाडु चले गए हैं, है ना। तो वो बताते थे कि जल्लीकट्टू में ना ऐसा ऐसा शर्त रखा जाता है कि कोई अगर बहुत ही विशाल बैल को कंट्रोल कर लेता है तो यहाँ तक शादी भी दांव पे लगी होती है और कई सारे इनाम भी दांव पे लगी होती है, ठीक है। कन्नुम पोंगल चौथा दिन होता है। यह दिन परिवार और दोस्त के साथ मिलन होता है और खुशियां आदान प्रदान बांटते हैं। ये कन्नुम पोंगल होता है, समाप्ति वाला पोंगल। तमिलनाडु में मनाए जाने वाली, यहाँ पे बनाया लिख गया है तो काट दीजिए। तमिलनाडु में मनाए जाने वाली नव वर्ष को अपन पोतांदु कहेंगे, है ना। तमिलनाडु में जो है जो मनाए जाते हैं आपके नव वर्ष, उसे पोतांदु कहते हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पे रेलवे बनाए लिखा गया है। केरल में मनाए जाने वाले नव वर्ष को विशु कहते हैं। ये 2 वर्ड सही करके दूंगा। केरल में मनाया जाने वाला अन्य त्योहार में आएंगे जो 10 दिन तक चलता है, राजा महाबली को समर्पित है, उसे हम ओणम कहेंगे। इस त्योहार के दौरान नौका दौड़, बल्लम काली का आयोजन किया जाता है, जबकि त्रिशूर पूरम के दौरान हाथियों की जुलूस निकाला जाता है। कुछ तो कट गया है यहाँ पे जब मैं इसको एडिट कर रहा होऊंगा या फिर लाइन बैलेंस कर रहा होऊंगा। ओणम केरल में मनाया जाने वाला, यहाँ पे लिखा है ओणम, ठीक है। ओणम जो है केरल में 10 दिन का त्योहार है जो राजा महाबली को समर्पित है और इसी त्योहार के दौरान नौका दौड़ का जो है आयोजित किया जाता है, जैसे जल्लीकट्टू आपके पोंगल के दौरान तमिलनाडु में किया जाता है। केरल में एक फेमस त्योहार त्रिशूर पूरम भी होता है जो बडुक्कूनाथन मंदिर में होता है। कहाँ पे होता है, बडक्कूनाथन मंदिर जो त्रिशूर में है ना। बडक्कूनाथिन मंदिर में होता है जो आपके कहां पे है, त्रिशूर के अंदर है। इसे भी ध्यान आपको रख लेंगे। इसको मैंने ऊपर मेंशन भी किया है क्या, इसको हमने जो है मेंशन भी किया है क्या, एक सेकेंड।